नमस्कार। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जनजाति किसे कहा जाता है, अर्थात जनजाति का अर्थ क्या है, जनजाति की परिभाषा क्या है, किन लोगों के समुदाय को हम जनजातीय समुदाय कहेंगे। वर्तमान समय में भारतीय समाज के अंतर्गत ये भी एक प्रकार का संघर्ष या प्रतियोगिता की स्थिति चल रही है कि हर कोई समुदाय अपने आप को जनजातीय समुदाय की श्रेणी में डालने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जनजातियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सरकारी नौकरियों में उनके उचित प्रतिनिधित्व के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वजह से ये जान लेना हमें आवश्यक है कि आखिरकार में जनजातीय समुदाय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है और अनुसूचित जनजाति क्या है और जनजाति क्या है, इसे भी जान लेना आवश्यक है। प्रोफेसर गिलिन एवं गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में जनजातीय समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर गिलिन एवं गिलिन ने यह स्पष्ट किया है कि जनजाति समुदाय एक निश्चित भूभाग में या एक सामान्य भूभाग में रहता है, अर्थात कई प्रकार की अलग अलग नामों से जनजाति हो सकती है, लेकिन एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में रहती है। उस निश्चित भूभाग के साथ में उस जनजाति का संबंध स्थायी रूप से जुड़ा हुआ रहता है। और सामान्यतः इस प्रकार की जो जनजातियां हैं वो किसी दुर्गम निवास स्थान पर, किसी पहाड़ी क्षेत्र पर, किसी जंगली क्षेत्र में या किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में, जहाँ पर अभी तक विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाया है, या जो तथाकथित सभ्य समाज के लोगों से दूर वो निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जनजातियों को परिभाषित करते हुए या उनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि जनजाति भी या जनजातीय समुदाय भी अन्य क्षेत्रीय समुदाय या सरल समाज के समान है। अतः अन्य सरल समाजों की जो विशेषताएं पाई जाती है वो जनजातीय समाज के अंतर्गत भी पाई जाती है। प्रकृति के साथ में ये घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था सरल प्रकार की होती है, जिसमें बचत या संग्रह की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि रोज की आजीविका को चलाने के लिए खाद्य संकलन तक ये अपने आप को सीमित रखते हैं। जंगल से कंद मूल फल इत्यादि जो कुछ प्राप्त हो जाता है, शिकार प्राप्त हो जाता है, या नदियों तालाबों एवं समुद्रों से जो कुछ भी इन्हें मछली एवं अन्य जलीय जीव प्राप्त हो जाते हैं, उनके माध्यम से ये अपना पोषण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आदिम जनजातियाँ सरल प्रकृति की होती है और उनकी अपनी एक विशिष्ट या सामान्य भाषा पाई जाती है, जो उस जनजाति के लोग ही आपस में एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। दूसरे जनजाति के लोग या दूसरे ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के लोग
उस भाषा को नहीं बोलते हैं और प्राय उनके समझ में भी नहीं आता। तो इस प्रकार से जनजाति लोगों की अपनी एक विशिष्ट या सामान्य भाषा भी होती है और उनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। रीति रिवाज, उनके शादी विवाह, परिवार, नातेदारी संबंध उनके द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार से गिलिन एवं गिलिन ने जनजाति को परिभाषित किया है। अब प्रश्न उठता है कि अनुसूचित जनजातियाँ क्या है? तो अनुसूचित जनजातियाँ ऐसी जनजातियाँ हैं जिन्हें संविधान की अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। अर्थात जिन जनजातियों को संविधान की अनुसूची में जिनका नाम दर्ज कर लिया गया है, वो जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ कहलाती हैं। और समय समय पर इस सूची में बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि कई जनजातियाँ जो अभी तक अनुसूची में, संविधान की अनुसूची में शामिल होने से छूट गई है, उनको भी समय समय पर सम्मिलित करने का कार्य होता रहता है। इसलिए जनजातियों की जो सूची है उसमें वृद्धि होती रहती है। तो जनजाति तो वो जनजाति है जो जनजातियों की विशेषताएं तो रखती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो संविधान की अनुसूची में शामिल हो। अर्थात वो संविधान की अनुसूची में शामिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो जनजाति अवश्य है। और अनुसूचित जनजातियाँ वो जनजातियाँ हैं जिनका नाम संविधान की अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से हम जनजाति को परिभाषित कर सकते हैं और अनुसूचित जनजाति क्या है इसको भी स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।